अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुररहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने शामी साहब के साथ एक ही खबर डिस्कस करनी है। उसी के मुख्तलिफ पहलू हैं और वो खबर है मियाँ नवाज शरीफ का तीसरी बार वज़ीर आज़म बन जाना। शामी साहब, जब हम प्रोग्राम करने के लिए आ रहे थे और आप गालिबन रास्ते में थे, तो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी ले लिया, वो जो एक रवायती चीज़ होती है। मुबारक हो जी। हल्फ उठा लिया, बिल्कुल। उससे पहले गिनती हो गई, उन्होंने तकरीर कर ली, उनके हरीफों ने भी तकरीर कर ली जी, और ऐवान सदर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी साहब से एक पुरजोश मुसाफा हो गया, बिल्कुल। हल्फ उठा लिया गया जी। गार्ड ऑफ ऑनर ले लिया गया। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं एक मुकम्मल वज़ीर आज़म बन चुके हैं। बिल्कुल, और यहीं से अब काउंटडाउन भी शुरू हो गया। ये भी तो एक बात है, 5 साल का, 5 साल का हर रोज़ एक दिन कम होता जाएगा। और अगर ऐसी सूरत होगी कि लोगों को पता ही ना चले और 5 साल खत्म हो जाए, हाँ। और एक ऐसी सूरत हो सकती है कि एक एक दिन गिन गिन के गुजारा जाए। वो मोमिन का शेर है ना, रात मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो हमारी दुआ है कि नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत ऐसा हो कि बस पलक झपकते में गुजर जाए, इस कदर आसानी के साथ और इस कदर लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ, जो लोगों की तवक्कुआत है वो पूरी हों। लेकिन ये सब नवाज शरीफ साहब की ज़ात का मसला भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून का मसला भी नहीं है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात में फंसा हुआ है और उसको निकालना है इन मुश्किलात से। ठीक। और ये सबकी ख्वाहिश है, ये पूरी कौम जो है ना, उसकी तवक्कुआत हैं ये कि इस मुश्किल से कोई हमें निकाले जी। तो ये इसलिए सब जो हैं एक उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहे हैं। शामी साहब, 1985 से लेके 1999 तक भी तो वो हुकूमत में रहे, कभी सूबे की और फिर 2 दफ़ा वफाक की। इस तनाजुर में आपके ख्याल में जो आज उन्होंने तकरीर की कि मैंने जामे प्लान भी बना लिया है, मैं खुंजराब से गवादर तक रेलवे लाइन भी बिछाऊंगा, क्या ये डूएबल चीज़ें हैं या बयानात हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है ना 1985 में वज़ीर आला बने, ठीक है, पंजाब के। इससे पहले वो वज़ीर ख़जाना थे। अब बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनी ना मिडास, जी जी, इसके बानी जो हैं, इसके चेयरमैन हैं जनाब गुलाम अकबर जी। वो एक पुराने अखबार नवीस हैं, नसीम हिजाजी साहब के भांजे हैं। अच्छा। और एक बड़े वलवले और जोश वाले आदमी। तो उन्होंने इस कंपनी की बुनियाद रखी, एडवर्टाइजिंग कंपनी की, उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना थे और राजा ज़फ़रुल हक साहब वज़ीर इत्तलात थे। अच्छा। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे कि आप नवाज शरीफ साहब से बात करें कि वो हमारे फंक्शन में आ जाए। ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब से मैंने बात की, उन्होंने हामी भर ली कि मैं आऊँगा। इफ्तिताई फंक्शन जो आगाज़ था उसका बुनियाद रखी गई। अब राजा ज़फ़रुल हक साहब वज़ीर इत्तलात थे, उनको भी उन्होंने बुलाया। वो विफाक में थे राजा साहब? हाँ जी। और जो कार्ड छपवाया उसमें उन्होंने लिखा कि ज़ेरे सदारत नवाज शरीफ वज़ीर ख़जाना हुकूमत पंजाब, ठीक, और मेहमान ख़ुसूसी राजा ज़फ़रुल हक। तो जब राजा ज़फ़रुल हक साहब तकरीब में पहुंचे और तकरीब का ये नक्शा देखा कि कुर्सी सदारत पर एक जूनियर सूबाई वज़ीर जो नए नए सियासत में आए हैं, हाँ, नौजवान, वो बैठे हुए हैं और वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर उनको तकरीर करनी, तो उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा। बाद में उन्होंने गुलाम अकबर साहब की बड़ी सरजनश की, कहा कि आपको प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं है कि मरकजी वज़ीर जो है उसको आपने इधर बैठा दिया और सूबाई वज़ीर जो है उससे आप सदारत करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल, उस प्रोटोकॉल के एतबार से तो बड़ी अजीबोगरीब बात मुश्किल थी। से वो, क्योंकि गुलाम अकबर साहब वो तो वज़ीर इत्तलात थे, उनके भी दाएं हाथ रहने चाहिए था उनको। बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब जो थे उनसे तवक्कुआत व्यवस्था थी अब सबकी उस वक्त से ही। अच्छा। तो गुलाम अकबर साहब भी उनकी तरफ बड़ी ललचाई नजरों से देखते थे। ठीक। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ठंडा किया राजा ज़फ़रुल हक साहब को। और आज अब देखिए
कि राजा जफरुल हक कुर्सी सदारत पर तो फायदे वो चेयरमैन बन चुके हैं, बिल्कुल। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब उनकी उठान, फिर उनकी पहुंच, उनकी शख्सियत, उनका कद वो निकल चुका। बिल्कुल, अब तो वो और पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने। तीसरी बार वजीर आजम बने और इस मेजॉरिटी के साथ कामयाब हुए। देखिए 1997 में उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। बिल्कुल, उस वक्त चारों सूबों में उनकी हुकूमतें कायम हुई थी जी। लेकिन आज 2/3 अक्सरियत उस तरह से तो कायम नहीं हुई, लेकिन उनके जो हामी हैं अगर उनको मिला दिया जाए तो 2/3 अक्सरियत उनको हासिल हो सकती है असेंबली में। बिल्कुल, और वोट जो उनको पड़े हैं वो तो बेतहाशा है, वो तो 2/3 अक्सरियत जो है जी, उसको भी गुजर गए। 16 वोट ज्यादा है 2/3 अक्सरियत से भी, क्योंकि उनकी तमाम सियासी जमातें जो हैं सवाए तहरीक इंसाफ के और पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग काफ के, बाकी सब ने उनको एतमाद का वोट दिया है। वो भी जो तहरीक इंसाफ के पश्तूनख्वा में इत्तेहादी हैं, जमात इस्लामी और शेर पाव साहब की कौमी वतन पार्टी, उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को वोट दिया। बिल्कुल, और सराजुल हक साहब जो हैं नायब अमीर जमात इस्लामी के, और ख़ुद शेरपाव साहब ने भी ऐसी ही बात की। उनका नवाज शरीफ साहब ने क्योंकि हमारा पख्तूनख्वा में हमारा मैंडेट तस्लीम कर लिया है, इसलिए हमने उनको एतमाद का वोट दिया है। ठीक। तो नवाज शरीफ साहब इतनी भारी अक्सरियत के साथ मुल्क के वजीर आजम बने हैं और तीसरी मर्तबा बने हैं, और पूरी कौम जो है उनको एतमाद की नज़रों से देख रही है। तो ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। लेकिन शाम साहब, हल्फ बर्दारी की तकरीब में परवेज खटक नहीं आए, कुर्सी उनकी खाली पड़ी रही। अच्छा, पता नहीं ये भी लोग नोट करते रहे आज। अच्छा जी, एक तो ब्रेक। परवेज खटक साहब, जावेद हाशमी साहब तो थे वहां के? नहीं, जावेद हाशमी साहब भी तकरीर तो उन्होंने जोरदार की। तकरीर तो उन्होंने जोरदार तो की। परवेज खटक साहब की हो सकता है कोई गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में, जी ठीक है। आ जाते तो अच्छा होता। बिल्कुल। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे और फिर जिस तकरीर का जिक्र करें शाम साहब उस पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। तीसरी बार नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के हवाले से बात हो रही है। शाम साहब, आपको मैं सुनाऊं तकरीरें कुछ, या अभी जावेद हाशमी साहब की जो हम बात कर रहे हैं? सुनी तो है मैंने तो लाइव सुनी है, बराह ठीक रास्त है, मैं आपको 3 तकरीरें सुना। चलिए सुनाए जी, जरा सुनाइए जी वो तीनों तकरीरें। मखदूम अमीन, फ़हीम हाशमी साहब और फिर महमूद खान अचकज़ई क्या कहते हैं? इख्तिलाफ राय अपनी जगह पे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे लीडर थे और लीडर हैं। मैं दिल की गहराइयों से मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे मेंबर हजरात को और पार्टी को मुबारकबाद देता हूं कि इस कामयाबी के साथ इस हाउस में आज सब बैठे हैं। और मैं समझता हूं कि मुबारकबाद के हकदार पाकिस्तान की एजेंसीज भी है किसी हद तक। मैं उसमें मज़ीद नहीं। मोहतरम मुशर्रफ साहब के बारे में भी कहता हूं क्योंकि वो ज़रा तकलीफ़ में है। और वन मस्ट बी हॉनेस्ट, हमें कोई वो नहीं कि हम एक आदमी के पीछे पड़ जाएं। जनाब स्पीकर, मेरी तजवीज़ यह है पार्टी की हैसियत से, महमूद की हैसियत, सियासी कारकुन की हैसियत से, एक आदमी कुछ नहीं होता कि जी तुमने आइन को वायलेट किया है, तुमने आइन को एब्रोगेट किया है। अगर उनके खिलाफ कुछ होना है तो उन तमाम लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने उनका साथ दिया, whoever they are। एक आदमी क्या कर सकता है? एक आदमी तो आसमान में था, वहीं पेट्रोल खत्म करके चला जाता। लोगों ने सपोर्ट दी है उनको, वकीलों ने दी है, प्रेस वालों ने दी है, सियासियों ने दी है। अगर कोई ऐसे काम होना है तो ये नहीं कि एक आदमी को, कि अगर कुछ होना है तो सबके खिलाफ, वरना ये ड्रामा बंद होना चाहिए। बस आइंदा के लिए गारंटीज दे के दस्तखत करके नए पाकिस्तान की हम तामीर करें, आगे बढ़ें और एक अच्छे पाकिस्तान की संवरने के लिए काम करें। जी, आपने सुनी शाम साहब, जावेद हाशमी साहब कहते हैं मेरे भी लीडर हैं, कल भी मेरे लीडर थे और आज भी लीडर हैं। आज भी लीडर हैं।
जी मेरे नहीं कहा लफ्ज लेकिन तासुर यही बना कि वो आज भी उन्हें अपना देखिए, लीडर असल में मानते मैं आपको बताऊं, ये जो ताल्लुकात पुराने होते हैं ना, ये भी अजब चीज़ है। जब आप मिलते हैं एकदम वो रिश्ते सारे जिंदा हो जाते हैं। हैं। ठीक। तो जावेद हाशमी साहब की एक उम्र गुजरी है नवाज शरीफ साहब के साथ। अब इस लम्हे में अगरचे के वो उनके मुकाबले में खड़े थे, अगरचे के उनकी हरीफ जमात में शामिल हो चुके थे, लेकिन फिर भी जब गले से लग गए सारा गला जाता रहा, वो वाली कैफियत भी हो जाती है। तो हाशमी साहब ने एक जज्बाती गुफ्तगू कर दी। और देखिए, नवाज शरीफ साहब लीडर तो बड़े हैं ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। और उन्होंने उसका सबूत भी दिया। अब वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरा पहुंचा इस मुकाम तक कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहा हो, और पहले एक दफ़ा इतनी भारी 2/3 अक्सरियत हासिल की हो, दूसरी दफ़ा 2/3 अक्सरियत हासिल की हो। तो ये अब जाहिर है, अगर जावेद हाशमी साहब को पुरानी मोहब्बत याद आई है और जिंदा हुई है, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात उनकी जमात और लीडरान पता नहीं क्या कहते हैं। नहीं। उनकी जमात को उन्होंने इमरान खान साहब को भी बड़े अच्छे अल्फाज से याद किया। उनके विजन को का विजनरी लीडर है मेरे। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा कि आप बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर कराने होंगे। जी। गोया ये वो नुक्ता है जिस पर उन्होंने बता दिया कि अब तवज्जो करनी चाहिए। फिर ये भी कहा कि ड्रोन्स के मामले में तो हम साथ होंगे, ड्रोन्स के बारे में तय किया जाए। अब मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने जो बात की है, वो तो एक शेर कह दिया उन्होंने। अब ये मैं समझने से कासिर हूँ कि हुकूमत तो थी पीपल्स पार्टी की जी, और एजेंसियां तो उनके मातहत थी। ठीक है। तो फिर एजेंसियों का रोल इसमें कहाँ आया? निगरान हुकूमत तो आई थी ना दरमियान। तो निगरान हुकूमत कौन लेके आया था? लेके तो पीपल्स पार्टी आई थी। ठीक है ना। खोसो साहब जो थे वो किसके नुमाइंदे थे? किसने नॉमिनेट किया था उनको? फिर हमारे जो पंजाब के वज़ीर आज़म नजम सेठी, उनका नाम किसने तजवीज़ किया था? फिर जो हमारे कुर्बान साहब थे, जिन पर कुर्बान जानने को दिल करता है जी, उनका नाम किसने तजवीज़ किया था? वहाँ तो इस तरह जनाब हेरा फेरी की गई कि एक हिज़्ब इख्तलाफ बन गई और एक हिज़्ब इक़्तिदार बन गई, और उन्होंने एक नाम तजवीज़ करता। सारे सूबों में तकरीबन, बलोचिस्तान को छोड़ दीजिए, खैबर पीके को छोड़ दीजिए, उसमें भी यानी जो वहाँ की हुकूमत थी उसकी इमारत शामिल थी, उसी ने नाम तजवीज़ की। तो ये सिंध में और पंजाब में और मरकज़ में तो हुकूमतें कायम हुई हैं पीपल्स पार्टी की इमा पर। ठीक। और एजेंसियां सारी जो हैं वो उनके मातहत थीं, और फिर अब भी एजेंसियों का नाम फिर आ गया। अब कभी वजाहत इसकी करेंगे, उन्होंने एक फिक्रा ही कहा है जी। बहरहाल अब ये मुस्लिम लीग नून जाने और मखदूम अमीन फ़हीम साहब जाने और एजेंसियां जाने। और अचकज़ई साहब के बारे में जो वो उन्होंने एक नई लाइन दी है। अचकज़ई साहब ने अपनी तकरीर में बड़ी 2-3 बातें बड़ी अहम कही हैं, चौके चिक्के मारे हैं बल्कि। ठीक। एक तो उन्होंने कहा कि जिन जजों ने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया उनको तो अवार्ड देना चाहिए, उनका एतराफ़ किया जाना चाहिए। अगर उनकी पेंशन है, उनकी तनख्वाहें मिलनी चाहिए, उनकी मतलब एतराफ़ खिदमत। अब इसमें पता कौन कौन से नाम आते हैं? जस्टिस अनवारुल हक, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो के, तो भुट्टो केस में भी थे। भुट्टो केस के थे ना, उनको तो बहुत, मगर उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। अच्छा। और चीफ जस्टिसशिप उनकी खत्म कर दी गई, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। जस्टिस ज़कीरुद्दीन पाल जो भुट्टो केस का ट्रायल करने वालों में से थे लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने भी नहीं, आप पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया। बहुत खूब। और कई दूसरे जज थे, बड़े अहम जज थे। जस्टिस समदानी साहब, उनको भी पीसीओ के तहत निकाल बाहर किया गया। तो अब ये जो इन जजों का एतराफ़ होना चाहिए। दुराब पटेल साहब भी उनमें शामिल थे, खुद हमारे फ़खरुद्दीन इब्राहिम भी थे। तो वो तो सारी थी। फिर सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, वजीहुद्दीन साहब, असलम नासिर असलम जाहिद साहब, सारे। मगर उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने हलफ उठा लिया, हाँ, उनसे भी निपटा जाना चाहिए। अब हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब और उनके कई दूसरे रफ़का ऐसे हैं जिन्होंने हलफ उठाया पीसीओ के तहत। ठीक। तो पता नहीं वो क्या चाहते हैं अचकज़ई साहब। तो ये तो गोया पूरा निज़ाम ही तलपट हो एक तरफ तो वो कहते हैं कि मामलात को ठप कर दिया जाए, दूसरी तरफ वो कहते हैं मामलात को छेड़ दिया जाए।
ठीक है। और परवेज मुशर्रफ साहब के लिए तो उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। उन्होंने कहा जी अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, उनको मालूम होना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अकेला नहीं होता, उसका हुक्म जो है बस अल्लाह के हुक्म के बाद उसका हुक्म होता है। अच्छा, कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी अगर पर मारने की मजाल नहीं रखता उसको भी घर भेज दिया जाता है। अच्छा, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब मौजूद होता है तो वो तो एक आप समझिए कि अपने दायरा इख्तियार में, अल्लाह माफ करे नऊज़ुबिल्लाह, बस एक खुदाई अहकाम की तरह उसका हुक्म जारी होता है। चले ये तो फौज के अंदर हो गया ना, लेकिन शम साहब जो सियासतदान, जब फौज के अंदर आपने ये कर लिया, कमाल हासिल कर लिया, फिर उस ताकत को इस्तेमाल किया और मुल्क के वसाइल पर काबिज हो गए, ठीक है, तो फिर तो जो कमजोर दिल के लोग हैं वो तो आएंगे आपके पास। और जो किसी कमजोरियों से आप फायदा उठाएंगे, किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे, आप तरह तरह के लोग हैं। इसीलिए तो सारे तो नवाज शरीफ साहब ने भी माफ कर दिया ना, 2-4 आदमियों के अलावा। कहा इनको, ये बेचारे तो ठीक है, मजबूर हो गए, मजबूर थे, ये तो मुर्गे दस्तामोज थे, ठीक, तभी तो मुस्लिम लीग नून ने कबूल कर लिए सारे, और उनको टिकटें भी दे दी बॉसों को, और वहां बैठे वो तालियां भी बजा रहे थे। तो अब ये भी एक तुरफा तमाशा है। प्रेस वालों का भी शाम साहब उन्होंने कहा जी कि या तो फिर अगर कार्रवाई करनी है तो फिर प्रेस के खिलाफ भी प्रेस वालों ने ये मुतालबा किया कि जनाब परवेज मुशर्रफ साहब आ जाए, नहीं, और परवेज मुशर्रफ साहब अगर किसी ने उनको वेलकम किया या उनके डोंगरे बसाए तो कार्रवाई कर लीजिए। हमने तो उनको वेलकम नहीं किया था, ठीक, मैं तो जाती तौर पर उन बड़ा नाला था और मुसलसल उनके अजाब में मुब्तला रहा। हमारे अपने अदारे को बहुत नुकसान पहुंचा उसका। आपका एक खत भी, नहीं, जो वो 18 अफराद वाला, तो परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं, तो मीडिया तो बेचारा जो है उस आप सरकारी अखबार टीवी उसको सरकारी था उसको, ये तो एक ऐसे ही बस तखल्लुस के तौर पर ये बातें कही जाती हैं, जैसे तखल्लुस करे बराए वज़न बैत कहते हैं, क्या कहते हैं। तो बात यह है कि ये जो परवेज मुशर्रफ साहब को अगर रास्ता देना है तो फिर उनसे माफ़ी लिखवा दीजिए, कुछ तो माजरत तो करे ना कुछ जी। और फिर अगर नवाज शरीफ चाहते हैं तो उनको छोड़ दें, वो जाने, कौम जाने, नवाज शरीफ साहब जाने, अचकज़ई साहब जाने। तो लेकिन अदालत की बात भी करनी है, एक ब्रेक ले इसका मतलब यह कि अदालत तो फिर कोई मामला ना हुआ ना। अदालत पे हम बात कर रहे हैं एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी मुशर्रफ साहब के बारे में, जो महमूद खान अचकज़ई ने आज असम्बली में तकरीर की। शामी साहब, मुशर्रफ साहब का वो कह रहे हैं कि इन्हें बस थप दिया जाए, आगे बढ़ जाए। महमूद अचकज़ई साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े संजीदा एक सियासी रहनुमा हैं। उनके ख्यालात से तो मुझे, नज़रियात से मुझे इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन ख्यालात उनके माशाअल्लाह बहुत अच्छे होते हैं और जमहूरियत का उनकी कमिटमेंट भी है। और हर असम्बली के इजलास में जिसमें वो मौजूद होते हैं वो ये इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। और अब तो उनको वो एक सीजन सियासतदान है, सर्दो गर्म चुशीदा, एक बाइज्जत आदमी है। लेकिन उन्होंने ये जो बात कही है ना कि परवेज मुशर्रफ के साथ जो टोला था 4-5 का जर्नलों का, वो तो दुरुस्त है, उनके वो तो एक जगह है जिन्होंने उनकी ताबेदारी की और जिन्होंने जनाब दस्तूर की पामाली की और मुंतखब वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगाई और फिर उनको जाके डराया, धमकाया, इस्तीफ़ा मांगा, या तजवीज़, उन सब को तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जो बेचारे बाकी आप खानसामे, बहरे, माली, उन पर ये तो वही जो सिविलियंस की हैसियत क्या है, उन पर कार्रवाई करेंगे तो ये तो कोई मुनासिब बात नहीं लगती। वैसे परवेज मुशर्रफ साहब का मामला ये पार्लियामेंट के सामने पेश करना चाहिए, अच्छा, ताकि पार्लियामेंट इस पर फैसला करे, डिस्कस करे। और अगर उनको माफ करना है तो कोई माफीनामा तो फिर उनका आना चाहिए ना। पार्लियामेंट ने आज जितने डेस्क बजाए वो आपने देखे शाम साहब के इस तजवीज़ पे, जब ये तजवीज़ जान छुट्टी 100 लाखों पाए, जान छुट्टी 100 लाखों पाए, तो फिर ये है कि पार्लियामेंट के सामने पेश हो जाए, माजरत का आजहार कर दे और कम से कम उनका ये तो जनरली उनका जो ये फूल वूल है तो ले लेना चाहिए ना वापस। हाँ, ठीक, पेंशन जब्त की जाए, जनरलशिप उनकी खत्म कर दी जाए, इस तरह के, और उनके टोले की भी, ठीक, जो 4-5 जो है हजरात उनके साथ शरीक थे, उन सब के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और कम से कम ये कार्रवाई है जो हो जी। और वो जो हमारे ज़ियाउद्दीन साहब थे, जनरल ज़ियाउद्दीन, वो बेचारे उनकी पेंशन जब्त है, जिनको बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, ठीक है, और अब उनकी पेंशन भी बहाल होनी चाहिए, बिल्कुल। और बाकी तो ये नहीं ना, ये तो कम से कम बातें हैं ना जो होनी चाहिए।
बहरहाल पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट तय करे, ताकि हम आगे जाना है तो आगे जाएं, पीछे जाना है तो पीछे जाएं, और वही हमने उछल कूद जारी रखनी तो वही अदालत क्या करे जिसमें केस है? अदालत उनके ऊपर एक केस ये भी है कि उन्होंने जजेस को नजरबंद किया। ओहो, ये तो अब जब आपको पता है कि उनकी तो वो जो बेल की दरखास्त थी जमानत की जी, वो हमारे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब तो उससे रिटायर हो गए। उनका मैं इस बेंच में नहीं बैठता, क्योंकि मेरे खिलाफ तो सोशल मीडिया ने बड़ी कंपेन चला दी। बात यह है कि ये बड़ा मामला नाजुक है। हर मुकदमा अदालत ने तय नहीं करना होता, हुकूमत भी इंतजामी कार्रवाई कर सकती है, और जजों की नज़रबंदी, फिर उनका हुक्म किसने जारी किया, कैसे हुआ, वो तो परवेज मुशर्रफ सदर थे, वज़ीर दाखिला कौन था, IG कौन था, वज़ीर आज़म कौन था, एक लंबी कहानियाँ हैं, और हम जितना इन कहानियों में उलझेंगे उलझते चले जाएंगे। तो मोटी मोटी बात कर लें, पार्लियामेंट के सामने पेश करें। ये अदालत जो है, ये गद्दारी का मुकदमा जो है ना, ये भी हुकूमत का करने का काम है, वो फैसला करे कि मुकदमा चलाना है कि नहीं। अदालत के फैसला करने का काम अदालत के हुक्म पे नहीं चलेगा, यानी अगर वो कहता है सेक्रेटरी दाखिला को अदालत का ये काम नहीं है। हुक्म तो अदालत दे सकती है हर किस्म का, हम रोक तो नहीं सकते उसको, लेकिन ये काम उसका नहीं है, ये इख्तियार का दायरा उसका नहीं है, ये इंतजामिया का काम है, उस पर छोड़ दिया जाए। इसके असरात भी इंतजामिया ने भुगतने हैं। वो मुकदमा लाए अदालत के सामने तो अदालत उस पर कार्रवाई करे। और वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि मुकदमा कायम होना चाहिए और मुकदमा चलना है जेरी कोर्ट में, तो फिर जेरी कोर्ट क्या फैसला करेगी? लोअर कोर्ट तो उस पर दबाव में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट कर ले। और नवाज शरीफ साहब, देखिए असल बात क्या है, अब जो आज के मसाइल हैं हमें उसमें उनको तय करना है। सबसे बड़ा एनर्जी का मसला है जी, दहशत गर्दी का मसला है, अमन व अमान का मसला है, ये और मुल्क की इकोनॉमी का मसला है। ये सारे मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखिए, जिगर खराब होता है, फिर मैदा खराब हुआ, फिर दिल में खुद होने लगी, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई। अब ये जो सारी चीजों, सारों का इलाज करना है, सारे अमराज की तरफ देखना है, मगर पहले दिल का मर्ज है, फिर जिगर का मर्ज है, मैदा तो बाद में भी थोड़ा तवक्कुफ किया जा सकता है। ठीक, तो वो इकोनॉमी है, वो बिजली है, वो दहशत गर्दी है। हमारा डॉक्टर इतना तजर्बेकार है। हाँ, डॉक्टर तो जो आपके पास मौजूद था, हाँ, वो तो आप तजर्बेकार है, आप कहाँ लेके जाएंगे आप? देखिए, जो हमारे पास जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, जो सियासतदान इस वक्त मौजूद है, उनमें नवाज शरीफ साहब सबसे तजर्बाकार आदमी है। ठीक, और उन्होंने बोझ भी उठाया है, नजर आता है कि उनके सर पे बोझ लदा हुआ है। आज भी बड़े टेंस लग रहे थे वैसे। ठीक है ना, ये इक़्तिदार जो है, जब आदमी के बोझ पड़ता है, उसके अगर वो इंसान है एक जी शऊर, तो फिर उसमें तब्दीली आके होती है। तो ये कहानी, वो हजरत उमर ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर को उन्होंने कहा कि मैं उनको नामजद कर रहा हूँ अपना जानिशी। तो उनके जो मुसाहिबीन थे, उन्होंने अर्ज़ किया, वो दूसरे साहबा ने, कि या अमीरुल मोमिनीन, ये तो तबीयत के बहुत सख्त है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फरमाया जब बोझ पड़ेगा तो तब्दील हो जाएगा। अच्छा, जब बोझ का, फिर आपने देखा दुनिया ने ऐसा हुक्मरान नहीं पैदा किया जैसे उमर फारूक थे। तो ये जो बोझ पड़ता है, जब एहसास ज़िम्मेदारी होता है, फिर तब्दीली होती है। तो आज उनकी तकरीर पढ़ें, उन्होंने कहा मैं ख्वाब नहीं दिखाने आया आपको, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने में मुझे पीछे नहीं पाएंगे आप। और उनका, मैं शामी साहब, वैसे आपने वो तकरीर आपको याद आई जो इमरान खान साहब ने एक जलसे में की थी, उसमें भी उन्होंने लगभग यही वर्ड्स इस्तेमाल किए थे कि मैं सच बोलूंगा। नहीं, वो सच बोलना चाहिए, वो और चीज है जी। देखिए, लोगों को ये कहना कि बस पलक झपकते में मसाइल हल हो जाएंगे, जिन रगड़ूंगा, चिराग रगड़ूंगा और जिन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हिम्मत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी। हाँ, ये डायरेक्शन नजर आनी चाहिए, सही तरफ जा रही है, हुकूमत पर तारी हो जाए कि मुशक्कत कर रही है। वो ऐसा ना हो जो हमारी पुरानी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी वाली जी, वो तो उसको तो टस से मसले होती थी। कोई मसला, रेलें तो खड़ी हो गई, अगर जहाज है तो खड़े रहे, अगर स्टील मिल है तो खसारे पर खसारा हो गया, बिजली है तो जाती रही आती रही। यानी कोई मसला ऐसा नहीं था जिसमें यह पता चले कि ये हुकूमत इसको हल करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। शाम साहब, इस हुकूमत का रिस्पांस लेवल जो है वो बेहतर होगा, होना चाहिए। अभी तो देखिए, इसका असर ये हुआ है,
चेंज हो गई से एक तब्दीली आ गई है, देखे ना। ठीक। कायम अली शाह साहब ने अपने शर्जील मेमन को कहा है वो लोगों की कॉलेज सुना करेंगे शिकायत, अब वो थानों के दौरे कर रहे हैं। तो ये सिस्टम्स को दुरुस्त करें, थानों के दौरे करें या ना करें, ये टेलीफोन पर शिकायतें लें या ना लें, सिस्टम को दुरुस्त करें। अगर कोई शिकायत आती है, देखिए जनरल ज़ियाउल हक का ये दौर ऐसा था तरीका कि आप जाते थे उनके रजिस्टर पर दस्तखत करके आते थे, शिकायत लिख के आते थे। अगर आपने मुलाकात करनी है लिख के आते थे मुलाकात का खाजमा दो, और उसके बाद वक्त मिल जाता था आपको, 8 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले। आप अपनी जो भी शिकायत है वो लिख के आते थे, उसका नोटिस लिया जाता था। और नवाज शरीफ साहब का पहला दौर जो था वजारत आला का, उस वक्त भी ये काम इस तरह होते रहे। अब ये काम क्यों नहीं हो सकते? लोगों की फरियाद क्यों नहीं सुनी जा सकती? दाद रसी नहीं होती, कोई जवाब देने वाला नहीं होता। मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं, वजीर आला के कहाँ बात करें, वजीर आजम के पास कहाँ बात करें? तो ये काम सिस्टम के अंदर ठीक होने चाहिए। जी शामी साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद हम अपने नाजरीन के सवाल SMS, फेसबुक और फोन लाइन के जरिए अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। चलते हैं सवालों की तरफ। शामी साहब, एक बात अर्ज करना, ये चंद रोज पहले अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा था, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक वफाकी एजेंसी की तरफ से एक टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो टैप की गई हैं जी, और वो एक ऑडिट डिपार्टमेंट का हमारा जो है ना ऑडिटर जनरल के ऑफिस से जी एक अफसर है, वो एक खातून से गुफ्तगू कर रहा है। बिल्कुल और ऐसे। फिर वही अफसर जो है वो मुल्तान में एक आला शख्सियत से गुफ्तगू कर रहा है। हाँ। और वो कह रहा है कि जनाब ये जो खातून है इसने मेरा जीना दोबर कर दिया, मैं 25 करोड़ रुपए इसको दे चुका हूँ, ये 20 करोड़ रुपए और मांग रही है। और ये सारी कहानी इस तरह की लिखी थी। जी बिल्कुल आई थी। तो अब मैंने वो जो हमारे ऑडिटर जनरल हैं बुलंद अख्तर राना साहब, उनसे पूछा, हुजूर ये आपके यहाँ इतना बड़ा लेन देन हो रहे हैं, वो ऑडिट अफसर आप वो कौन है अफसर जो ये काम कर रहा है, आपकी ज़ेर निगरानी कर रहा है या आपकी निगरानी के अलावा कर रहा है? तो उन्होंने कहा मैं तो खुद उसकी तलाश में हूँ। अच्छा। मैंने तो FIA को लिखा है, हाँ। कभी तलाश कीजिए उसको और पकड़िए कि कौन है, और टेलीफोन टैप जो हुए हैं बताइए कहाँ है वो। तो अभी तो मेरी किसी ने कुछ सुनी नहीं है। अच्छा। और उन्होंने कहा जनाब आप ऐसा कीजिए कि आप अपने प्रोग्राम में ऐलान करिए और चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश कीजिए कि सुओ मोटो नोटिस ले लें इसका भी, इस कॉलम का, ठीक, और सुराग लगाएं, हाँ। ताकि मुझे भी पता चल जाए और दुनिया को भी पता चल जाए, हाँ। और वो अफसर पकड़ा जा सके, वो खातून भी पकड़ी जा सके और 20-25 करोड़ रुपए भी पकड़े जा सके। बिल्कुल। तो ये एक ठीक है, ये एक ऐसी मैंने कहा ये होना चाहिए। अगर कोई नोटिस ले ले इसका, हाँ। तो बड़ी मजे की बात है, ना ले तो भी उसका भला। FIA ही ले ले, FIA कुछ, हाँ। अब तो वज़ीर दाखिला हमारे चौधरी निसार अली साहब बन जाएंगे, हाँ। तो उनको चाहिए कि नोटिस ले इसका। जी शामी साहब, ये जी सत्ती जुल्फकार साहब ये कह रहे हैं, शामी साहब ये वही जरदारी साहब हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने ये और ये कहा था। हाँ जी, ये वही जरदारी साहब है, ये सदर पाकिस्तान है जी। और आपको मालूम है हम तो उस वक्त भी उनसे अर्ज करते थे, हाँ। कभी मनासब का एहतराम बाकी रखना चाहिए। और आज शहबाज शरीफ साहब भी ऐवान सदर में मौजूद थे, बिल्कुल, और नवाज शरीफ साहब ने और उन्होंने जो पुरजोश मुसाफा किया जी, वो भी माशाल्लाह वैसा ही मुसाफा था जैसा जरदारी साहब ने वो किया था अमेरिका में जी, वो जो नायब सदारत की उम्मीदवार खातून थी। बड़ा जोश और जज्बा था, बड़ा जोश और जज्बा। तो अच्छी बात है, हाँ। देखिए मनासब का एहतराम होना चाहिए, जो शिकायत हैं उनका फोरम अलग होना चाहिए, अदालतें हैं, दूसरे अदारे हैं, और सियासतदानों को एक दूसरे का एहतराम करने की आदत अपनानी चाहिए। शाम साहब, अजमल मिर्जा साहब है कराची से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम अजीज साहब, शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आपके तज़किये माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, और मेरी मियाँ साहब के हवाले से एक बात है, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मियाँ साहब को दोबारा इज्जत दी, कौम के लिए भी अच्छा हो। मियाँ साहब जब लांडी जेल में थे ना कराची में, हाँ जी, तो हमारी शॉप से इनका खाना जाता था मियाँ एजाज शफी साहब के घर से, हाँ जी। तो जिस बंदे की कस्टडी में मियाँ साहब थे, पुलिस के SSP अब्दुल डेथ हो, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मियाँ साहब के साथ सख्ती नहीं करना, क्या मामला है मियाँ साहब का? तो उस बंदे के ये अल्फाज हैं कि मियाँ साहब नहायत शरीफ आदमी है, हर वक्त कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं, पता नहीं ये किस अजाब में पकड़े गए।
और यकीन करें कि मियाँ साहब के चेहरे पर खशियत है, गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है। चलिए, अल्लाह ताला ने इसलिए उनको जनाब रिवार्ड दिया है। जी, माशाअल्लाह। ताहिर शाह साहब हैं जी कोयटा से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि किस खराब तरीके से आज इक़्तिदार मुंतकिल हो गया है। हाँ और जी। दूसरी बात ये है कि करप्शन जो वादे हो रहे हैं कि करप्शन हम खत्म करेंगे, वाकई इस तरह करप्शन खत्म होगी। और तीसरी मेरी बात ये है कि लोड शेडिंग के मसले पे अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो लोड शेडिंग इतना मसला नहीं है जितना बनाया हुआ है। चलिए, आप ये अपनी तजावीज़ लिखे उनको भिजवा दीजिए। अगर आप जरदारी साहब को बता देते तो शायद इसी शिकस्त से बच जाते हैं पहले। बहरहाल आप तजावीज़ भिजवा दीजिए उनके पास, वज़ीर आज़म के, वज़ीर आला के। अहमद साहब हैं डीजी खान से। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो पहले तमाम कौम को नया वज़ीर आज़म पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक जनाब। और उसके बाद सर शामी साहब से सवाल करता हूँ कि शामी साहब से लेकर इमरान खान, हामिद मीर, सना बुझा सब तक वजीरिस्तान वालों के ऊपर तनकीद तो करते हैं, मगर कभी किसी ने इसके एहसास महरूमी के बारे में सोचा है कि इनके 10% स्टूडेंट या नौजवान जो वो तालिब इल्म होते हैं, मतलब पढ़े लिखे होते हैं, और 10 में से 9.99% बेरोजगार होते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान वालों के लिए कोटा का ऐलान किया, क्या इनके लिए नया हुकूमत कुछ करेगा? और जो इनके लोग मतलब मुख्तलिफ इदारों में कंटेक्ट और डिलीवरीज पे क्या इनको रेगुलर करेगा, या मतलब इस तरह से चलता रहेगा जिस तरह चलता रहा है? वज़ीरिस्तान के मसाइल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, बेरोजगार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। भाई को अमनो अमान कायम होगा तो वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट होगी, कोई कारखाने लगेंगे। अमनो अमान कायम करने की तरफ तवज्जो दीजिए। शाम साहब, ये अहमद अली वजीर साहब हैं, ये कहते हैं PMLN जो भी काम करता है इमरान खान की हर बात दुरुस्त साबित हो जाता है। चलिए, मुबारक हो जनाब आपको। जी। और शाम साहब ये हैं जी असद काजमी साहब, वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान के पास जब नेशनल असम्बली में अपोजिशन का ओहदा भी नहीं रहा, जबकि वो PM बनने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या उनका असम्बली में रहना सूदमंद होगा उनकी पार्टी के लिए? देखिए, ऐसी असम्बलियाँ गुजरी हैं कि PMLN के वहाँ 18-20 अरकान रह गए। ऐसी असम्बलियाँ गुजरी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के 15-18 अरकान रह गए। तो ये इससे घबराना नहीं चाहिए। ये अपोजिशन में बैठना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हुकूमत करना। जी। तो आज अगर इसके पास 30 सीटें हैं तो कल 130 भी हो सकती, बिल्कुल, परसों 230 भी हो सकती। ये जमहूरियत जो है वो तो उसका हुस्न तो यही है। ठीक। जावेद साहब है जी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम। मेरा हाँ जी, फरमाइए। आप अगर अपने टीवी की आवाज आहिस्ता कर लें तो हमारे लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी। नहीं आवाज आहिस्ता जी। अच्छा, शामी साहब से मेरा ये सवाल है कि शामी साहब, अब अमीन फहीम साहब ने तकरीर की, उन्होंने अपने कारनामे तो बड़े गिनवा दिए कि हमने 18वीं तरमीम की, 19वीं तरमीम की, 20वीं तरमीम की। तो क्या उनको ये आज एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए जिस तरह उन्होंने अदनान ख्वाजा की और ऐसे ऐसे करप्ट अनासर की एज ए चेयरमैन तकरीरें की, उस पर भी कौम से माफ़ी मांग लेते कि हमने पाकिस्तान के इन इदारों को तबाह करने में जो किरदार अदा किया है, आज हम उस पर कौम से माफ़ी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ उस हालात को सुधार सकें। हाँ ठीक है, अगर ऐसा किया जाता तो बहुत अच्छा होता। सियासतदानों को अपनी गलतियों की भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उनका जिक्र भी करना चाहिए, लेकिन कौम ने तो सजा दे दी ना उसकी। जी। इरफान साहब है जी लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर। अच्छा जी। तो ये जो मुल्क में मसाइल है ये इंशाल्लाह अब हल हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि नवाज शरीफ साहब का कोई यानी कि बेटी है मरियम नवाज, को बेटा भी है? हाँ जी, बेटा भी है, 2 बेटे हैं उनके, हुसैन और हसन जी। एक सऊदी अरब में होते हैं, एक लंदन में होते हैं। ये जी मलिक अब्दुल रज़ाक साहब हैं शाह साहब, ये कह रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, अब ये बताइए कि लोड शेडिंग कब और कैसे ख़त्म होगी? इसी पर तो वो लगे हुए हैं। उन्होंने कहा भाई एक दिन में कुछ चुटकी बजाते हुए मसले हल नहीं होंगे, काम करना पड़ेगा और आप भी तवज्जो करें और काम करें जी। और सलीम इकबाल साहब और ये हैं जी शकील अहमद साहब, ये कह रहे हैं कि क्या मियाँ साहब आज कल में कोई अच्छी खबर दे सकते हैं? 1 दूसरा ये है कि मुशर्रफ के साथ क्या सलूक होने वाला है?
ये इतना हमें कुछ मालूम नहीं, आचक ज़ई साहब ने कह दिया है आज जी। अब उसके बाद नतीजे का इंतजार कीजिए। ठीक। और ये जो अच्छी खबर भी उन्होंने देनी है बिलाकर आपको। क्या अच्छी खबर क्या होगी? बिजली की खबर, लोड शेडिंग में कमी वाक़ई हो। ठीक है शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।